हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JRF अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 जिसके इंटरव्यू अभी हाल ही में चल रहे हैं, जिसमें मैंने स्वयं ने इतिहास विषय का इंटरव्यू दिया है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड डाउट होते हैं लोगों के मन में, उन सबको आज हम क्लियर करने वाले हैं। क्या इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत इनमें पड़ती है, कौन से प्रोफार्मा को इसमें फिल करके आयोग भेजा जाता है, जिसके बाद इंटरव्यू में क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मेंबर होते हैं, क्या बोर्ड होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 जिसका इंटरव्यू 17 तारीख से लेके 21 फरवरी के बीच में हुआ है, जिसमें मेरा इंटरव्यू 19 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ था। जिसके अंदर हम अगर बात करें तो सबसे पहले आपको इस एग्ज़ाम के लिए 2 चरण में होके गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होता है जो 150 क्वेश्चन का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं और 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होते हैं। इस तरीके से 200 क्वेश्चनों का पूरा एग्ज़ाम होता है, जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस हिसाब से पूरा जो एग्ज़ाम हुआ है वो 800 नंबर का हुआ है। ये लिखित एग्ज़ाम है। इसके अलावा 100 नंबर का इसमें इंटरव्यू होता है। जब आप लिखित एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे तो उन सभी मेंबर जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनमें से 3 गुना लोगों को साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए उनको क्वालिफाई कर लिया जाता है। फिर उन लोगों को इंटरव्यू कॉल किया जाता है। फिर इंटरव्यू कॉल जब किया जाता है उससे पहले उनसे कुछ फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनसे मंगवाए जाते हैं आयोग में। तो इस तरीके से सारे कुछ फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं। ये एक उसकी एक कॉपी है, व्यक्तिगत प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत विवरण का एक प्रोफार्मा होता है जिसको हमको भेजना होता है, जिसके अंदर हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी एजुकेशन, हॉबी, हमारा नाम, पता, ज़िला, जितनी भी जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और जब हमारा इंटरव्यू की जब शुरुआत होती है, जब हमारे जो चेयरपर्सन होते हैं वो जब इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपना जो ये प्रोफार्मा होता है, व्यक्तिगत विवरण, इसी से अपने इंटरव्यू की शुरुआत होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर इंटरव्यू में अगर किसी का होता है तो इसी का होता है, क्योंकि इसी में आपके सारे क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। आपका नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम पूछ लिया जाता है, नाम का अर्थ पूछ लेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ, कोई ऐसी स्पेशल डेट ऑफ बर्थ होगी तो उस डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ लेंगे। आपका ज़िला, आपका जो गृह ग्राम है, आपके माता पिता, आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपकी एक हॉबी होती है। उस हॉबी से तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हॉबी थोड़ी इंटरेस्टिंग अगर इसमें अगर फिल की है तो डेफिनेटली आपका पूरा इंटरव्यू आपकी हॉबी के ऊपर डिपेंड हो सकता है। मगर ज़रूरी ये है कि आप अपनी हॉबी इस तरीके से इसमें फिल करना है। अब ये प्रोफार्मा सारे जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है वहीं से आयोग के द्वारा वेबसाइट पे। फिर आपको एक डेट डिसाइड कर दी जाती है कि इतनी डेट को और इतने टाइम पे आपको आयोग में पहुंचना है। जब आप आयोग में पहुंचते हैं तो एक फॉर्म तो आपका ऑलरेडी पूरा सेट जमा हो जाता है पहले, जिसको वेरिफिकेशन वो लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो फिर से आपको पूरा फॉर्म और पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सारा, डिग्री वगैरह, मार्कशीट, जितने भी आपके बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी आपको लेके जाना होता है। जब आप वहाँ आयोग जब आप लेकर जाओगे तो आयोग में जाने से पहले सबसे पहले आपके फ़ोन्स वगैरह सारे स्विच ऑफ करवा के रखवा लिए जाते हैं। आपके बैग्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखवाने के बाद आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और आपके जो प्रोफार्मा वहाँ पे सबमिट करना है आपको, उनको लेके जाना होता है। और जब आप वहाँ पे एंटर करते हैं तो वहीं पे आपको, जहाँ आपके फ़ोन रखवाए जाते हैं वहीं पे आपको बोर्ड बता दिया जाता है कि आपका ये बोर्ड मिलता है। तो बोर्ड क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले आयोग के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें MPPSC की, तो MPPSC के अंदर एक अध्यक्ष हैं मेहरा सर, इसके अलावा 3 सर और भी हैं, कोष्टी सर, शर्मा सर और रेकवार सर। तो इस तरीके से 4 मेंबर हो गए हैं टोटल। तो 4 मेंबर के अंडर में 4 बोर्ड बनाए जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है ये चारों बोर्ड इंटरव्यू ले, कभी 2 बोर्ड इंटरव्यू लेते हैं, कभी 3 लेते हैं, कभी चारों लेते हैं। तो ये जो 4 सदस्य हैं MPPSC के या आयोग के, यही चेयरपर्सन होते हैं। मेन रोल इन्हीं का होता है, नंबर डिसाइड करना, है सारा जो भी होता है इंटरव्यू को जब स्टार्ट करते हैं तो यही लोग स्टार्ट करवाते हैं। इनके साथ कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं जिनको बाहर से बुलाया जाता है। ये कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई सीनियर सिटीजन या सीनियर अधिकारी या जो भी
होते हैं वो लोग इनमें पार्टिसिपेट करते हैं और वही आके क्वेश्चन करते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से अलग अलग बोर्ड बना दिए जाते हैं, ए बोर्ड, बी बोर्ड, सी बोर्ड। तो ये आपको जब फाइनली जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हमारा किसके बोर्ड में ये इंटरव्यू था। तो इस तरीके से आप वहाँ से अपना बैग्स वगैरह जमा करने के बाद, फ़ोन वगैरह जमा करने के बाद आप फाइनली एक वेटिंग हॉल होता है, वहाँ पे आपको ले जाके बिठा दिया जाता है। जब वेटिंग हॉल में बिठा दिया जाता है तो वहाँ पे अलग अलग काउंटर बने होते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग, ए बोर्ड, बी बोर्ड, सी बोर्ड, डी बोर्ड। इस तरीके से जहाँ भी आपको जो बोर्ड मिला है उस बोर्ड में, बोर्ड के काउंटर पे जाके अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन करवाना होता है। जो आपने कॉपी सबमिट करने होती है उन्हीं को आपको मैच करवाना होता है। और वहाँ पे जो भी आपके सिग्नेचर वगैरह या जो अटेंडेंस वगैरह होती है वो सारी वहाँ पे करवा दी जाती है। वहाँ पे पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको बिठा दिया जाता है। फिर बैठने के बाद ऊपर से एक बाबू आते हैं, वो जिनका भी इंटरव्यू होता है उनके डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाते हैं और उनको बुला के अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए बिठाया जाता है, यानी अंदर कोई कैंडिडेट आपसे पहले इंटरव्यू दे रहा होता है। फिर वो जैसे ही वो इंटरव्यू दे के बाहर निकलता है 2 या 3 मिनट के बाद, मुश्किल से 2 मिनट के बाद आपको फिर वो बाबू अंदर गेट खोल के आपको इंटर करने के लिए बोल देता है कि आप जा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें, अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करूं तो मेरा जो इंटरव्यू रहा है शर्मा सर के बोर्ड के अंदर रहा है। और इस बोर्ड के अंदर 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे और चेयरपर्सन शर्मा सर थे। अब जब मुझे लेकर गया था तो सबसे पहले जैसे ही मैंने एंट्री की तो सभी लोग सामने आपको दिखाई देते हैं। जैसे आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जाकर आप सभी को मेरा नमस्कार, इस तरीके से आपको अभिवादन करना होता है। और अभिवादन करने के बाद आपके हाथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल होती है और फिर वो लोग सर लोग बोल देते हैं कि आप बैठ जाइए या आपकी फ़ाइल रख दीजिए इस तरीके से। तो मुझसे बोला कि आपकी फ़ाइल रख दीजिए, तो फ़ाइल रखने के बाद फिर बोला कि बैठ जाइए आप। तो इस तरीके से मैं बैठ गया। बैठने के बाद थैंक यू बोल दिया उनको। फिर जो शर्मा सर होते हैं, जो चेयरपर्सन थे हमारे बोर्ड के, उन्होंने सबसे पहले मुझसे अपना रोल नंबर पूछा कि अपना रोल नंबर बताइए। तो रोल नंबर बताया मैंने। फिर उसके बाद मेरा नाम पूछा कि अच्छा कहाँ से है आप, इस तरीके से बेसिक जानकारी उन्होंने ली। और पूछा कि आपने पीजी किया है, पीजी करने के बाद आप अभी इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो इतने टाइम तक आपने क्या किया, आप कहाँ थे, आपने एकेडमिक कोई काम किया है या अपने घर में ही आप जो गृह कार्य होते हैं वो सब कर रहे थे। इस तरीके से एक जनरली क्वेश्चन करके और एक माहौल को नॉर्मल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद मुझसे जब ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें उन्होंने पूछ ली, पूछने के बाद उन्होंने मेरा डेव देखा। डेव ये जो व्यक्तिगत विवरण का अपना फॉर्म होता है, उसमें उन्होंने देखा कि मैंने ग्रेजुएशन के अंदर हिंदी साहित्य पढ़ा था, यानी कि मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहे हैं हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र और इतिहास। तो उन्होंने सबसे पहले मेरी शुरुआत हिंदी साहित्य से की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपने ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य पढ़ा है। मैंने बोला जी सर, हिंदी साहित्य पढ़ा है और 2017 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, तभी मैंने पढ़ा था। इस तरीके से मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आपको गद्य पसंद है या पद्य पसंद है। तो इस तरीके से मैंने फिर जवाब दिया उसका, सर मुझे गद्य पसंद है। अच्छा गद्य के कोई लेखक रहे होंगे, कोई फेमस लेखक के बारे में बताइए, उनकी रचना के बारे में बताइए। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछे। पूछने के बाद ये सारी जवाब देने के बाद फिर एक जो उनके साइड में सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे थे वो मुझसे क्वेश्चन किए। उन्होंने सबसे पहले अगर हम बात करें तो हॉबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन की शुरुआत हुई। जैसे शर्मा सर ने बोला कि अच्छा आपकी हॉबी ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना है, क्योंकि मैंने अपनी हॉबी यही डाली थी डेप में। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपकी हॉबी ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना है, तो आपने किन स्थलों का भ्रमण किया है। तो मैंने बताया कि सर अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने गृह ज़िले का भ्रमण किया है, जो ऐतिहासिक किले वगैरह रहे हैं हमारे राजगढ़ ज़िले में। इसके अलावा सर मैंने खजुराहो के मंदिरों का भ्रमण किया है, क्योंकि मैं भी यही चाहता था कि सर अपने खजुराहो के मंदिरों के बारे में पूछे। तो उन्होंने पूछा। फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे थे उन्होंने जब पता चला कि चलो खजुराहो के बारे में उन्होंने कुछ बोला है, अच्छा हमें खजुराहो के मंदिरों के बारे में बताइए। तो इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चनों की शुरुआत हुई। खजुराहो के मंदिरों का पूछा उन्होंने कि अच्छा मंदिर किस शैली के बने हैं। अच्छा मंदिर शैली नागर शैली के बने हैं, तो नागर शैली की विशेषताएं बताइए। कहाँ से कहाँ तक नागर शैली के मंदिरों का निर्माण होता है, एरिया बताइए। इसके अलावा खजुराहो के मंदिरों में जो मूर्तियाँ बनी हुई है वो मूर्तियों की क्या विशेषताएं हैं, उनकी समाज से क्या प्रासंगिकताएं हैं, क्या मैसेज वो देती है, इनके बारे में उन्होंने पूछा। इसके बाद जो तीसरे एक्सपर्ट थे, मतलब दूसरे एक्सपर्ट थे, उन्होंने शैव धर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि अच्छा शैव धर्म क्या है, शैव धर्म के बारे में बताइए हमें। मैंने शैव धर्म के बारे में उनको बताया। फिर जो अपने चेयरपर्सन थे
शर्मा सर, उन्होंने शैव धर्म के कुछ संप्रदाय थे, कापालिक और कालामुख संप्रदाय वगैरह, इनके बारे में पूछा कि अच्छा ये क्या है, ये कहाँ पे प्रचलित है। तो फिर उनके बारे में मैंने उनको बताया। यही बातें चल रही थी हमारी। फिर उसके बाद अशोक के अभिलेख के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अशोक के अभिलेखों की विशेषता हमको बताइए। अशोक के अभिलेख किस तरीके से बने होते हैं, कौन से पत्थर के, या क्या क्या इनमें विशेषताएं होती, कौन कौन से भाग होते हैं, ये बताइए। मैंने वो बताया। फिर उसके बाद बोले कि अच्छा ये कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, मतलब कहाँ से इनका जो प्रचलन हुआ है भारत के अंदर, तो अशोक ने कहाँ से लिया है, उसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर उसके बाद मध्यकाल से क्वेश्चन पूछने लगे। फिर जो एक एक्सपर्ट और बैठे थे वहीं पे, तो उन्होंने मध्यकाल में सबसे पहले शुरुआत करी अकबर के ऊपर कि अच्छा अकबर को महान कहा जाता है, लेकिन उन्होंने तो दुर्गावती के ऊपर अटैक किया था, तो ये कैसे महान हुए, इनके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे। तो फिर मैंने उनके क्वेश्चन का जवाब उन्हीं के अनुसार दिया, क्योंकि अभी किस विचारधारा के हिसाब से क्या सारी चीज़ें चल रही है, उन्हीं के हिसाब से अपने को आंसर देना होता है। कुछ चीज़ें उन्हीं के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमको बोलना होती है। तो इस तरीके से मैंने उनको बताया। फिर ये हुआ। इस होने के बाद दीन इलाही धर्म के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा दीन इलाही धर्म क्या था, तो मैंने उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा दीन इलाही धर्म के बारे में आपने बताया है, तो इसके बारे में इतिहासकार बोलते हैं कि ये एक षड्यंत्र था अकबर का, तो ये किस तरीके से था, ये आप मुझे बताइए। तो फिर इसके बारे में हमारी बात हुई, मैंने उसके बारे में बताने की कोशिश की। इसके बाद बाबर के बारे में उन्हीं सर ने बैक टू बैक 3 से 4 क्वेश्चन मुझसे मिडाइवल के ऊपर किए। फिर उन्होंने मुझसे बाबर के बारे में पूछा कि अच्छा बाबर के बारे में मुझे ये बताइए कि बाबर को भारत के शासकों के द्वारा बुलाया जाता है, तो इसे आप आगमनकर्ता मानोगे या आक्रमणकारी मानोगे। तो मैंने फिर उन्हीं के हिसाब से, जो वो सुनना चाहते थे, उन्हीं के हिसाब से मैंने वो जवाब दिया बाबर के बारे में। फिर जो एक और एक्सपर्ट बैठे थे साइड में, उन्होंने मुझसे दिल्ली सल्तनत के ऊपर बात करी। अच्छा दिल्ली सल्तनत के अंदर किस किस वंश ने शासन किया है, इनकी क्रोनोलॉजी कुछ बता दीजिए। तो जो गुलाम वंश, तुगलक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस तरीके से सारे वंश की क्रोनोलॉजी बताई। तो इसी बीच में उन्होंने फिर मुझसे टोका बीच में कि अच्छा सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, ये मुझे बताइए। तो फिर मैंने सैयद वंश के संस्थापक को बताया। इस तरीके से ये सारी चीज़ चली रही थी। फिर से क्वेश्चन जो सर ने मुझसे अकबर और बाबर के बारे में पूछा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा इस्लाम के अंदर संगीत हराम है, और अमीर खुसरो के बारे में मिलता है कि उन्होंने सितार का आविष्कार किया, तो उनके बारे में मुझे बताइए कि ये कहाँ तक सही है, और इस्लाम के अंदर कव्वाली वगैरह ये सारी चीज़ें चलती है, तो ये कैसा स्टार्ट हुआ, इनकी शुरुआत कैसे हुई। तो उनके बारे में मैंने बताया कि इस्लामिक और भारतीय संस्कृति का जो समन्वय हुआ है, उसके द्वारा ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये मैंने बताया। इस तरीके से मध्यकाल से ये सारे क्वेश्चन मुझसे हुए। फिर उसके अलावा विश्व इतिहास से कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। विश्व इतिहास में सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इंडल्जेंस के बारे में, कि ये इंडल्जेंस क्या होता है, यानी कि पापमोचन पत्र, जो अपना धर्म सुधार आंदोलन होता है उस समय पापमोचन पत्रों के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। जो वहाँ के तत्कालीन पोप होते हैं, वो लोकल जनता में पापमोचन पत्रों की बिक्री करवाते थे अपने पादरियों के माध्यम से, उसके बारे में मैंने बताया। फिर उन्होंने मैट्रिनिक के बारे में पूछा कि अच्छा मैट्रिनिक कौन थे, मैट्रिनिक के बारे में हमें बताइए। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा एक कोटेशन पूछा था फ्रांस के बारे में, कि फ्रांस को अगर जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकता है। मतलब उन्होंने पूछा था कि किस एरिया के बारे में ये कथन देखने को मिलता है कि उसको अगर जुकाम होता है तो पूरा यूरोप छींकता है, तो अच्छा एरिया का नाम बताइए हमें, यह क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा लास्ट में एक साहित्य है देवी चंद्रगुप्तम, उनके लेखक के बारे में मुझसे पूछा गया कि देवी चंद्रगुप्तम के बारे में हमें बताइए कि ये किसकी रचना है। इस तरीके से ये सारे बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चनों का मैंने अच्छे से आंसर देने की कोशिश की है। और कुछ क्वेश्चनों पे, जैसे कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, उनके बारे में, और कुछ हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चन थे, उनके बारे में मैंने सॉरी भी कहा है। इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों इसमें कि आप इंटरव्यू देने जब जाते हैं तो आपसे कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं राइट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप राइट क्वेश्चन हैं या आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उनको आप सॉरी किस तरीके से बोल रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस में रह के बोल रहे हैं, किस पिच में आप रह के बोल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के मुँह से मैंने यही बात सुनी है कि इंटरव्यू जो होता है आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज टेस्ट के लिए प्री एग्ज़ाम करवाया जाता है। प्री एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करके जाते हैं, तो ये बात उनको पता होती है कि जो कैंडिडेट है ये प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो नॉलेज की तो इनके अंदर कमी नहीं है। नॉलेज की कमी होती तो ये प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों करते हैं। और रहा सवाल यहाँ पे इंटरव्यू में आने का और इंटरव्यू में नहीं आने का,
कोई क्वेश्चन अगर वो पूछ रहे हैं तो एक प्रेशर हो सकता है, मगर उस प्रेशर की सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर रहे हैं, पूरी पर्सनालिटी को, अपनी जो स्किल्स है सारी, स्पीच, बोली, आपका आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर। तो इसलिए कोई भी अगर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरव्यू अगर आप देने जाने वाले हैं या देने जाओगे तो इस बात का खास तौर पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इंटरव्यू में नॉलेज से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज, आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप किस तरीके से मूवमेंट करके आपको सारी बातें आपको एक्सप्लेन करनी है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको करनी है। मुझे लगता है कि आपको सारे डाउट, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी और यही सारा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। इसलिए अभी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर कहीं कोई अगर डाउट रहे आपको तो बिल्कुल आप कमेंट्स में आप बोल सकते हैं, उनका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।